नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, कल हम सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प कला और धातु पढ़ रहे थे। उसमें हमने कुछ उद्योग देखे थे, जिसमें हमने सूती वस्त्र उद्योग और सीप उद्योग, मनका उद्योग, शंख उद्योग ये सब देख लिए थे। उसके बाद में हमने उसका धार्मिक जीवन पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें हमने मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ थे वो, और लिंग योनि और सूर्य पूजा, अग्नि पूजा आदि सब पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था उसके जो मापतोल था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो हमने पढ़ा था। वो 16 के अनुपात में था सारा। और उसके बाद उन उसके आभूषण पढ़ लिए थे। इसके बाद में हम आज पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन कला। जो हड़प्पा कालीन कला है, उसमें हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो मूर्तियाँ हैं वो 3 तरह की थी। इसमें पाषाण मूर्तियाँ थी, धातु मूर्तियाँ थी और मृण मूर्तियाँ थी। कितनी तरह की मूर्तियाँ थी? पाषाण यानी पत्थर की मूर्तियाँ थी, धातु यानी काँस्य और ताम्र की थी, और मृण मूर्तियाँ थी। इसमें पहली आ जाएगी पाषाण मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इसके कुछ अन्य स्थानों से भी, सिंधु घाटी के अन्य स्थानों से भी मिली हैं पाषाण मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ थोड़ी खंडित अवस्था में पाई गई हैं। कैसी अवस्था में पाई गई हैं ये पाषाण मूर्तियाँ? खंडित अवस्था में पाई गई हैं। इसमें मानव मूर्ति ज़्यादा मिली है पशु मूर्तियों की बजाय। किसकी मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं हमें? मानव की मूर्ति ज़्यादा मिली हैं। पशुओं की तुलना में मानव मूर्ति इसमें हमें ज़्यादा मिलती है। सबसे पहली जो प्रमुख मूर्ति थी, वो थी योगी की मूर्ति। ये हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये योगी की मूर्ति है, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। इस मूर्ति में एक पुरुष आकृति ध्यान मुद्रा यानी पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। इसको सांभवी मुद्रा भी कहते हैं। इसको कौन सी मुद्रा भी कहते हैं? सांभवी मुद्रा भी। ये जो ललाट पर इनके एक गोल चक्र है, यहाँ ये जो ललाट है यहाँ पे इनके गोल चक्र है, और सजी हुई दाढ़ी है। दाढ़ी कैसी है इनकी? सजी हुई है। ये दाढ़ी कैसी है इनकी? सजी हुई है, किंतु मूंछ नहीं है। यहाँ पे मूंछ का अभाव है, इनके मूंछ नहीं है। यह आकृति एक साल यानी कि ये यहाँ पे सोल ओढ़े हुए है, एक साल ओढ़े हुए है, और जिसके चारों ओर पशुपति मोहर है। इसके चारों ओर क्या है? पशुपति मोहर है। ललाट पर गोल चक्र है एक ललाट पर। शरीर के सिर्फ ऊपर का भाग है, ये ऊपर ऊपर का धड़ मिला है इनका, नीचे का भाग नहीं मिला है। आंखें इनके बाद में लगाई है, जो कि किसकी बनी हुई थी? सीप की। ये जो आंखें इनकी बाद में लगाई गई हैं, ये सीप की बनी हुई थी। जॉन मार्शल ने इसे राजा या पुजारी माना है। जॉन मार्शल महोदय हैं, इन्होंने क्या माना है? इनको राजा या पुजारी माना है। जॉन मार्शल ने राजा और पुजारी माना है। आरपी चंद्रानी ने योगी की मूर्ति कहा है। आरपी चंद्रा ने कहा, क्या कहा है? योगी की जो मूर्ति बताया है। और एएल बासम ने मंगोल मूर्ति बताया है। एएल बासम ने किसके जैसी बताया? ये संभवतः मंगोलों की जैसी मूर्ति बताया है। तो आरपी चंद्रा ने योगी की मूर्ति बताया, सर जॉन मार्शल ने राजा या पुजारी की मूर्ति बताया, और जो मंगोलों की मूर्ति बताई थी एएल बासम ने। नट का प्रदर्शन करता हुआ एक पुरुष की आकृति भी मिली है। ये बनावली से मिली है। और जो पत्थर की मूर्ति थी, पाषाण मूर्तियाँ, उनमें और मूर्ति मिली है, एक बनावली से मिली है, जो नट का प्रदर्शन करते हुए पुरुष की एक आकृति मिली है। धोलावीरा से गिरगिट की प्रतिमा मिली है। धोलावीरा से किसकी मिली है? गिरगिट की। और नेवले की भी पाषाण मूर्ति मिली है। हड़प्पा से प्राप्त पत्थर की नृत्य रथ आकृति, जो कि जॉन मार्शल ने नटराज शिव कहा है। हड़प्पा से प्राप्त जो पत्थर की नृत्य करती हुई एक आकृति मिली है, इसे जॉन मार्शल ने नटराज शिव कहा है। हड़प्पा से एक नर कम्बंद प्रस्तर यानी कि पुरुष के धड़ की पुरुष पाषाण मूर्ति भी मिली है। ये भी हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, जो कि पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति थी। नर कम्बंद प्रस्तर मूर्ति जिसको बोलते हैं, वो मिली है। तथा 2 पाषाण मूर्ति, लाल पत्थर की मूर्ति मानव मूर्ति, और काले पत्थर की नर्तकी की एक मूर्ति मिली है। हड़प्पा से हमें 2 पाषाण मूर्ति मिली हैं, जिसमें एक लाल पत्थर की मानव मूर्ति और एक काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति मिली है। अब आ जाएंगे, पहली पढ़ ली हमने कौन सी? पाषाण मूर्तियाँ। पहली हो गई हमारी पाषाण मूर्तियाँ, पहली हो गई पाषाण मूर्ति। ये हो गई पाषाण मूर्ति। उसके बाद में हम दूसरी पे जाएंगे, धातु की मूर्तियों में। दूसरी कौन सी आ जाएगी? धातु की मूर्ति। इस सभ्यता से मूर्तियों का निर्माण मधुशिट
विधि से किया जाता था। कौन सी विधि से किया जाता था? मधुच्छिट विधि से किया जाता था। इसमें सबसे ज़्यादा ताम्र की मूर्तियाँ बनाई जाती थी और इसके बाद में कांस्य की बनाई जाती थी। सबसे ज़्यादा किसकी बनाई जाती थी? ताम्र की मूर्तियाँ। उसके बाद में किसकी मूर्ति बनाई जाती थी? कांस्य की। मोहनजोदड़ो से हमें सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति है, ये हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। यह मूर्ति कांस्य की बनी हुई थी। किसकी? कांस्य की बनी हुई मूर्ति है। ये किसकी बनी हुई थी? कांस्य की। अर्नेस्ट मैके द्वारा 1926 में खोजी गई ये मूर्ति है। अर्नेस्ट मैके ने खोजी थी 1926 में। इसके दाएं हाथ पर जिसमें 4 चूड़ियाँ पहने हुए है। दायां हाथ जिसमें इसने कितनी चूड़ियाँ पहनी हैं? 4 चूड़ियाँ पहनी हैं। दाएं हाथ में 4 चूड़ियाँ पहनी हैं और बायां हाथ घुटनों पर है। बायां हाथ कहाँ पे है? घुटनों पे है और इसमें करीबन 24-25 चूड़ियाँ हैं। कितनी चूड़ियाँ हैं? 24 चूड़ी और जो दायां हाथ था उसमें 4 चूड़ियाँ हैं। कितनी चूड़ियाँ हैं? 4 चूड़ियाँ हैं इसमें। भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित ये मूर्ति रखी हुई कहाँ पे रखी हुई है? ये भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। घुटने से नीचे का भाग, ये जो भाग है ये टूटा हुआ है। शरीर पर वस्त्र नहीं है। ये नग्न मूर्ति है और मार्शल ने इसे आदिवासी स्त्री कहा है। मार्शल ने इसे क्या कहा है? आदिवासी स्त्री। और ये बद्धी मूर्ति है। कैसी मूर्ति है ये एक बद्धी मूर्ति है। मार्शल ने इसे आदिवासी स्त्री कहा है। ये नई दिल्ली संग्रहालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। इस हाथ में बायां हाथ है उसमें 24-25 चूड़ियां हैं। दाएं हाथ में 4 चूड़ियां हैं। 1926 में अर्नेस्ट मैके ने खोजा था। ये कांसे की बनी हुई मूर्ति है। इसको डांसिंग गर्ल या नर्तकी की मूर्ति भी कहते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त हुई थी हमें? मोहनजोदड़ो से। तो ये हो गई हमारी एक तांबे की कांस्य मूर्ति हो गई। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली है? चनहुदड़ो से मिली है। जो धातु की मूर्ति है उसमें ये एक हो गई। अब जो तांबे की और कई चीजें मिली हैं वो मिली हैं। तांबे की इक्का गाड़ी चनहुदड़ो से मिली। तांबे की मानव मूर्ति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है। तांबे की मानव मूर्ति बतख, खरगोश, कुत्ता और वृषभ के तांबे के मूर्ति लोथल से मिली हैं। जो बतख, खरगोश, कुत्ता और वृषभ की तांबे की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली हमें? लोथल से मिली। कांसे से क्या मिला था? कांसे का रथ मिला था हमें दैमाबाद से। और कांसे की वृषभ मूर्ति हमें कालीबंगा से मिली है। कांसे की वृषभ मूर्ति कहाँ से मिली है हमें? कालीबंगा से। तो और कुछ चीज़ों में तांबे की जो इक्का गाड़ी चनहुदड़ो से, तांबे की मानव मूर्ति हड़प्पा मोहनजोदड़ो से, बतख, खरगोश, कुत्ता और वृषभ इसकी तांबे की मूर्तियाँ लोथल से मिली। कांसे का रथ दैमाबाद से मिला। कांसे की वृषभ मूर्ति हमें कालीबंगा से मिली है। अब हम देखेंगे मृण मूर्तियाँ या टेराकोटा। तीसरी आ गई हमारी मृण मूर्तियाँ। पहली हो गई पाषाण, दूसरी हो गई हमारी धातु की और तीसरी मृण मूर्तियाँ या किसकी हो गई? टेराकोटा की। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में अत्यधिक संख्या में आग से पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। कहाँ से मिली? हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर जो क्षेत्र मिले हैं वहां से हमें आग में पकाई हुई टेराकोटा की मूर्ति मिली है। इनका प्रयोग खिलौनों, पूजा के लिए मूर्तियां बनाने में होता था। इनका प्रयोग किस में होता था? खिलौनों में, खिलौने बनाने में या पूजा के लिए जो मूर्ति बनाते थे उसमें होता था। नारी मृण मूर्तियां संख्या में सर्वाधिक है, यानी कि मातृ देवी की मूर्ति सबसे ज्यादा मिली है। नारी की मृण मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली है। इन मृण मूर्तियों का निर्माण हाथ से या चिकोटी पद्धति से किया जाता था। जो ये मूर्तियां बनाते थे हड़प्पा सभ्यता में, तो इसका निर्माण किससे होता था? चिकोटी पद्धति से होता था। समस्त मृण मूर्तियों में 73% किसकी थी? पशु पक्षियों की और 25% मानव मृण मूर्तियां थी। जितनी भी मृण मूर्तियां मिली हैं उसमें हमें जो 73% तो मिली हैं पशु पक्षियों की और 25% मानव मृण मूर्तियां मिली हैं। पशुओं में सर्वाधिक कुबड़दार वृषभ मिला है। पशुओं में सबसे ज्यादा किसकी मूर्तियां मिली हैं हमें? कुबड़दार वृषभ की मूर्तियां मिली हैं। ये कुबड़दार वृषभ था, इनकी सबसे ज्यादा थी। और पक्षियों में गौरैया की सर्वाधिक मृण मूर्तियां मिली हैं। पक्षियों में तो गौरैया की मिली और जो पशु थे उसमें कुबड़दार वृषभ की मिली। गाय की आकृति मुहरों और मृण मूर्तियों पर नहीं है। जो गाय की आकृति है वो मुहरों पर और मृण मूर्तियों पर नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में निम्न चीजों के अवशेष नहीं मिले। किस किस के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हमें? हमें नहरों द्वारा सिंचाई, जो स्रोत गुई को छोड़कर
हुई थी नहरों की सिंचाई, वो नहीं मिली। हमें शोरतगुई में हमें नहरों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन और जगह से हमें नहरों के द्वारा सिंचाई के प्रमाण नहीं मिले। और नदी की उपासना, नदी के भी नहीं उपासना के प्रमाण हमें नहीं मिले, मंदिर के नहीं मिले, सिंह यानी शेर के भी नहीं मिले, पन्ना और लोहे के, इनके प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता से ना के बराबर मिले हैं। लिपि, जो अब हड़प्पा सभ्यता है, हमने उसमें हमने जो मूर्तियाँ थी वो हमने देख ली। मूर्तियाँ 3 तरह की थी, पाषाण की मूर्तियाँ थी, धातु की थी और मृण मूर्तियाँ थी। जो मृण मूर्तियाँ थी वो भी देख ली और पाषाण और धातु की भी देख ली हमने। अब हम देखेंगे उसकी लिपि। उसकी एक विशेषता में क्या जाएगा, लिपि। तो ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। हड़प्पा लिपि को के प्रमाण सर्वप्रथम 1853 में कनिंघम को मिले। हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा लिपि थी उसके प्रमाण सबसे पहले कनिंघम को मिले थे। कब मिले थे, 1853 में। सिंधु लिपि को पढ़ने का सबसे पहला प्रयास एल ए वेडेन ने किया था 1925 में। एल ए वेडेन ने 1925 में सिंधु लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया, पढ़ा नहीं, सिर्फ प्रयास किया था। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास के एन वर्मा, प्रोफेसर एस आर राव और आई महादेवन ने भी किया था। जो सिंधु लिपि है उसको पढ़ने का प्रयास किस किस ने किया था, सबसे पहले वेडेन महोदय ने करा था 1925 में। उसके बाद में के एन वर्मा ने भी किया, प्रोफेसर एस आर राव ने किया और आई महादेवन ने भी हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने का प्रयास या लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। हड़प्पा लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। हड़प्पा लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। हड़प्पा लिपि कैसी थी, हड़प्पा लिपि देसी है तथा पश्चिमी एशिया की लिपियों से इसका कोई संबंध नहीं है। हड़प्पा लिपि कैसी है, देसी है। पश्चिमी एशिया की जो लिपि है उससे जो हमारी हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसका उसका कोई भी संबंध पश्चिमी एशिया की लिपियों से नहीं है। फादर हैरास ने इस लिपि को तमिल लिपि का आदि रूप माना है। जो फादर हैरास महोदय थे उन्होंने जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी उसको तमिल लिपि का आदि रूप माना है। हड़प्पा लिपि को अभी तक भी पढ़ने में सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो हमारी हड़प्पा लिपि है उसमें बड़े लेख का अभाव था। क्योंकि हम किसी भी सभ्यता को की लिपि को पढ़ते हैं तो उसमें लेख देखते हैं कि जितने बड़े लेख होंगे उतनी हमारे लिए सुविधा हो जाती है। बड़े लेख मिल जाएं तो हमें उसको पढ़ने में आसानी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बड़े लेख का अभाव था। सबसे बड़ा लेख धोलावीरा में मिला है, जो एक सूचना पट था वो मिला था जिसमें 10 अक्षर थे, यानी कि उस पे 26 शब्द हैं और 10 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर 37 सेंटीमीटर लंबा और 27 सेंटीमीटर चौड़ा है। सबसे बड़ा लेख हमें ये धोलावीरा का सूचना पट्टी मिला है, जिसमें कितने अक्षर थे, इसमें 10 अक्षर थे और शब्द कितने थे, इसमें 26। लेकिन प्रत्येक जो अक्षर था उसकी लंबाई 37 सेंटीमीटर लंबा था और 27 सेंटीमीटर ये चौड़ा था। द्विभाषिक लेख का इसमें अभाव था। 2 भाषाओं का लेख मिल जाता है तो हमें आसानी हो जाती है उसको शब्दों को समझने में, लेकिन द्विभाषिक लेख इसमें नहीं मिले हैं। चित्रों के भाव को भी समझना मुश्किल है। चित्रों के भाव को समझना मुश्किल है इस लिपि में। लिपि की जानकारी के करीबन 3700 स्रोत मिले हैं। इसमें सर्वाधिक सेलखड़ी की मुहरें हैं। किस किस मुहरें सर्वाधिक हैं इसमें, सेलखड़ी की। गोमूत्रात्मक और ब्रुस्टोफेडन शैली है, उसकी लिखावट क्रम से दाईं ओर से बाईं ओर जाती है। जो हमारी गोमूत्रात्मक या ब्रुस्टोफेडन लिपि थी, शैली थी इस लिपि की, उसकी शैली में उसकी जो लिखावट है वो दाईं ओर से बाईं ओर जाती है, जो सर्पाकार रूप में लिखी जाती थी। किस रूप में लिखी जाती थी, ये सर्पाकार रूप में लिखी जाती थी। किस क्रम में लिखी जाती थी, दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी इसकी लिखावट। ये कैसी थी, गोमूत्रात्मक थी। कैसी लिपि थी ये, गोमूत्रात्मक ब्रुस्टोफेडन लिपि थी। गोमूत्रात्मक ब्रुस्टोफेडन लिपि थी। ये क्रम से दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हम देखते हैं इसमें जो लिपि थी इसमें कुल 52 चिन्ह थे। हड़प्पा लिपि में 250 से 400 तक चित्राक्षर मिले हैं। हड़प्पा जो लिपि थी इसमें चिन्ह तो 52 मिले हैं, लेकिन जो लिपि में चित्राक्षर थे वो 250 से 400 तक थे। सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। यह लिपि धर्म के नमूने मोहरों के अतिरिक्त मृत भांडों पर भी मिलते हैं। इस लिपि में जो धर्म के नमूने वो मोहरों के अतिरिक्त किस किस पे मिलते हैं, मृत भांडों पर मिलते हैं। मोहरों के साथ साथ मृत भांडों पर भी इस लिपि के धर्म के नमूने मिलते हैं। अब हम देखते हैं मन के।
इसका प्रयोग आभूषणों के बाँट धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होता था। जो मनके थे उनका प्रयोग किस में होता था? आभूषण के बाँट, इसका उपयोग आभूषण बाँट और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होता था। आभूषण बाँट और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनकों का प्रयोग होता था। आभूषण बनाने में भी, बाँट बनाने में भी और जो धार्मिक अनुष्ठान होता था उसमें भी मनकों का प्रयोग होता था। इसमें कार्नेलियम, गोमेद और लाजवंत मणि से मनके बनाए जाते थे। किस-किस से मनके बनाए जाते थे? कार्नेलियम के भी मनके थे, गोमेद के भी और लाजवर्द मणि होती थी उसके भी मनके थे। लेकिन सबसे ज़्यादा सेलखड़ी के मनके का प्रयोग होता था। सेलखड़ी का प्रयोग मनके बनाने में सर्वाधिक होता था। कार्नेलियम, गोमेद और लाजवंत मणि से के भी मनके थे, लेकिन सर्वाधिक जो सेलखड़ी का प्रयोग होता था वो मनके बनाने में होता था। स्वर्ण और रजत के भी मनके बनाए जाते थे। स्वर्ण के भी मनके बनाए जाते थे और रजत के भी मनके बनाए जाते थे। मनका निर्माण की एक ड्रिल भी मिली है। मनका निर्माण की एक क्या है मिली है? एक ड्रिल मिली है। वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो और धोलावीरा से मिली है। जो ड्रिल मिली है वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो और धोलावीरा से हमें मनके बनाने की एक ड्रिल मिली है। गुजरात के बगसरा से भी पत्थर के मनके भी मिले हैं। गुजरात का जो बगसरा है वहाँ से भी क्या मिले हैं? पत्थर के मनके मिले हैं। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम इस सभ्यता का पतन देखेंगे और जो इसके नगर थे जिसमें लोथल और धोलावीरा आदि कुछ नगर बच रहे हैं वो भी हम देख लेंगे। फिर हमारे ये जो यूनिट है ये वाली चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम अगला स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अ, आप गैप मत लेना पढ़ाई में, निरंतर पढ़ते रहना। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। हिम्मत करके पढ़ते रहना बस आप लोग तो। आपको मेरा ये अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसको शेयर भी करना। धन्यवाद दोस्तों।